नमस्कार, ब्रेकिंगफास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम हमेशा कुछ खास व्यक्ति को आपके बीच लाने का प्रयास करते हैं और उनसे उनकी जो बातें हैं आप तक पहुंचाकर लोगों को विशेष तौर पर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। और इसी बीच हमारे बीच एक विशेष व्यक्ति उपस्थित है, जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट, साथ ही जिन्हें हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। सज्जन जी भजनका जी मेरे साथ उपस्थित है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हालांकि तिनसुकिया से आपका पुराना नाता रहा है, फिर से एक बार तिनसुकिया उपस्थित हुए हैं, तो यहाँ से जो आपका नाता रहा या जब आपने इंडस्ट्री शुरू किया तो कुछ अगर यादें हैं तो थोड़ा मैं सबसे पहले आपको शेयर करने के लिए अनुरोध करूँगा। मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यादें तिनसुकिया से ही जुड़ी हुई है। बाल्यकाल से, प्राइमरी स्कूल से, हाई स्कूल से लेके कॉलेज तक सब मैंने तिनसुकिया में की। हमारा व्यापार का औद्योगिक कार्यकाल भी मैंने यहीं से आरंभ किया। एक बहुत छोटी सी यूनिट तिनसुकिया में लगा के और भगवान की अनुकंपा से धीरे धीरे आज हमारा उद्योग सेंचुरी प्लाईवुड भारत का सबसे बड़ा प्लाईवुड उद्योग की कंपनी है। और स्टार सीमेंट तो जानते ही हैं आप सब, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी कंपनी है। तो मेरा तिनसुकिया से लगाव हमेशा से रहा और मैं जो कुछ भी हूँ वो बनने में तिनसुकिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो पद्मश्री अवार्ड से जो आपको नवाजा गया है, भारत सरकार ने जो आपको नवाजा है, क्या मानते हैं यह जो सफ़र रहा, इस सफ़र को लेकर जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे या सरकार को क्या कहें? देखिए, मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला तो मिलने के पहले मुझे कोई कल्पना नहीं थी कि मुझे मिलने जा रहा है। और उससे पहले मैं पद्मश्री अवार्ड का महत्व भी बहुत ज़्यादा नहीं समझता था, मैं उससे वाकिफ़ नहीं था। लेकिन अवार्ड मिलने के बाद मुझे चारों तरफ से फ़ोन आने लगे, अच्छे अच्छे लोग, राजनेता वगैरह सब चला के उनका पत्र आ रहा था, फ़ोन आ रहा, सब बधाई दे रहे। तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो ख़ास बात है इसमें। तो मुझे फिर पता लगा, मैंने रिसर्च किया तो आज तक तकरीबन 3,500 लोगों को पद्मश्री मिली है। 1954 में चालू हुई थी ये पहले सर्वप्रथम। और उसके अंदर जिस कैटेगरी में मुझे मिली, उद्योग एवं व्यापार, इस कैटेगरी में तो मेरे ख्याल से आज तक जो मिली है कोई 200-250 से ऊपर नहीं मिली है पूरे भारत में। और उनमें वर्तमान में लोग होंगे तो मुश्किल से 50, क्योंकि जो पहले मिली थी वो सब भगवान को प्यारे हो गए। तो और आज बंगाल में करीब 20 साल बाद मुझे बंगाल से मिली है पद्मश्री। तो 20 साल बाद एक उद्योगपति हमारे मित्र हैं, उनको मिली थी और उसके 3 साल बाद मुझे मिली है। तो तब मुझे महत्व समझ में आया। हमारे प्लाईवुड उद्योग से लोग कहते हैं कि भाई आज तक प्लाईवुड उद्योग में पद्मश्री किसी को नहीं मिली। हमारा ओरिजिनल पैतृक गांव हरियाणा में, वहाँ के लोगों का फ़ोन आया, बौनीखेड़ा में किसी को नहीं मिली। तिनसुकिया से लोगों को फ़ोन गया, तिनसुकिया में किसी को नहीं मिली। तो मुझे लगा कि ये वास्तव में कोई बड़ी चीज़ है और मुझे इसके महत्व समझ में आ रहे हैं। और मैं भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई मुझे उन्होंने इस लायक समझा एंड मुझे ये सम्मान दिया। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आप पहले की जब 1976 में जब आपने शुरू किया, उस समय की भारत और आज की भारत में आप अंतर क्या मानते हैं? और अभी भी जो युवा पीढ़ी है, सरकार को उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह की व्यवस्था लेने की आवश्यकता है उद्योग के क्षेत्र में, क्या लगता है आपको? देखिए, उस समय के भारत की और आज के भारत से कोई तुलना नहीं की जा सकती। हमारा प्रथम पंचवर्षीय कार्यक्रम जो था, 5 साल की योजना, उसका कुल आवंटन 600 कितने करोड़ रुपया था। और आज हमारा राष्ट्रीय बजट है वो 30 लाख करोड़ से ऊपर का बनता है। तो ये जो है, भारत ने बहुत प्रगति की है। अभी एक आंकड़ा आया था कि भारत के अंदर 10% लोग
ऐसे हैं जिनकी क्रय करने की क्षमता है और उनको ये सोचना नहीं पड़ता कि भाई कितना मुझे पेमेंट करना है, तो कोई बजट कांस्टेंट नहीं है उनके पास। तो ये हो गए 14 करोड़ लोग। तो 14 करोड़ लोग मतलब कोई भी परचेज करने की क्षमता है, तो ऐसा एक कंज्यूमर ग्रुप बहुत कम देशों में है। और उसके बाद का एक ग्रुप है, वो है 23% का। तो वो जो है उनकी भी कंज्यूमर हैं, वो उनके भी क्रय की क्षमता है, लेकिन वो बजट कंस्टेंट है, वो अपने उसमें रह के बजट में करते हैं। दोनों मिला के हो गए 45 करोड़। तो 45 करोड़ की आबादी तो अमेरिका की, चाइना की, और उसके बाद तो भारत की है। और संसार के 220 देश उनके जो आबादी है उनमें भारत के बराबर कंज्यूमर बेस नहीं है। तो भारत को बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है। और रोटी कपड़ा की मेरे ख्याल से तो समस्या यहाँ हल हो गई। अभी नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा मकान और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उस क्षेत्र में मेरा मानना है आने वाले 20 साल भारत के हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, और आवास के क्षेत्र में भारत काफ़ी प्रगति करेगा। चूँकि आपने कहा कि 1976 और आज की भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन जो चुनावी मुद्दे हैं अगर आज भी देखा जाए तो बेनिफिशियरी को क्या बेनिफिट दिया जाए या इस तरह का आज भी उस तरह का मुद्दा है। तो आज के समय में जो राजनीतिक दल है या जो भी सत्ता पक्ष है, क्या आपको नहीं लगता कि इन मुद्दों से उभर कर इंडस्ट्री कैसे बैठाया जाए या इस तरह का योजना को लेकर मुद्दा होना चाहिए? क्या सोचते हैं इस पूरे विषय को? देखिए, सरकार की जो सबसे पहली आवश्यकता है वो आवश्यकता है सरकार बनाना, पावर में आना। पावर में आ सकते हैं जन समर्थन से। और आप जानते हैं भारत एक गणतंत्र है, इसके अंदर चाहे कुमार मंगलम बिरला है और चाहे एक सड़क साफ़ करने वाला है, सबके वोट की एक ही कीमत है, उनके वोट की भी एक कीमत है। तो आज सरकार जो रहेगी उसे कुछ पॉपुलिस्ट मेजर तो लेने ही पड़ेंगे। अगर वो नहीं लेती है तो वो सरकार में आ नहीं पाएंगे, चाहे ये बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये उन लोगों की राजनीतिक बाध्यता है। तो पावर में आ गए, उसके बाद जो सही लोग हैं, जो उद्यमी हैं, जो कार्यशील हैं, जो सक्षम हैं, वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं। आज आप मोदी जी को देखिए, आज 24 घंटे में 18 घंटा काम करते हैं। कहीं विदेश जाते हैं तो जाते वक्त हवाई जहाज़ में सो जाते हैं, वहाँ दिन भर काम किया और दूसरे दिन रात को चल के वापस आ जाते हैं हवाई जहाज़ में सो के, और आते ही यहाँ काम करना चालू कर देते हैं। तो आज गरीबों को उन्होंने मुफ्त अनाज दिया, आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा जाता है। तो ये आवश्यकता है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा 2 लाख करोड़ के अंदर ये काम हो जाता है। तो सरकार कर सकती है, उसको करना चाहिए। आज कोई भी देश में भूखा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे आदमी सक्षम हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिल जाता है, तो वो अपनी जगह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार को सर्वहितकारी, सर्वसेवी होना चाहिए, तो वो है। और देश के युवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपनी विदेश नीति बहुत अच्छी है। आज भारत को विश्व में सबसे ज़्यादा देशों का समर्थन है। आज जितने भी बड़े जो विश्व पावर हैं, उन सबसे भारत का बहुत अच्छा वो राजनीतिक तालमेल है। चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप के देश हो, तो हम लोग सही रास्ते पर हैं, सही तरीके से जा रहे हैं। और मुझे तो लगता नहीं है कि आने वाले 20 वर्षों में हमारे सामने कोई चुनौती है। और अगर हम 3 नंबर तो हमको बनना ही है अमेरिका और चाइना के बाद में, बाकी सबको भी 2-4 साल में ही हम पीछे छोड़ देंगे। और उसके बाद में हमारी टक्कर रहेगी अमेरिका और चाइना से। हो सकता है आने वाले 25-30 साल के बाद हम भी उनके समकक्ष खड़े हो जाएं। व्यवसाय के क्षेत्र में आज जो है इस बार देखा गया, असम के मुख्यमंत्री ने जो है बाहर से काफ़ी अन्य राज्यों से जो है उद्योगपति को इनवाइट किया और हज़ारों करोड़ इस बार इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। तो
असम में आपको क्या लगता है कि किस तरह के आसार बनने वाले हैं आने वाले समय में, और विशेष तौर पर उद्योग के क्षेत्र में असम कितना आगे जा सकता है, जिस तरह का सोच असम के मुख्यमंत्री ने रखा है? मैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे उनसे व्यक्तिगत संपर्क हैं, एक उद्योगपति के नाते संपर्क है, और बार बार उन्होंने मुझे बुलाया है, आसाम में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। अभी भी जो इन्वेस्ट आसाम था उसके अंदर हम लोगों ने 3300 करोड़ के अनुबंध आसाम गवर्नमेंट के साथ अनुबंधित किए हैं। और उसके बाद भी मुझे उन्होंने कहा कि भजनका जी, आपके जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें कुछ आप युवाओं के रोज़गार के लिए कुछ काम कीजिए। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई आपका एक समय था जब प्लाईवुड उद्योग, टिम्बर पे आधारित उद्योग का हब आसाम हुआ करता था, तो इसको वापस लाइए। प्रशासनिक रोक टोक नहीं ही है, तो आप उसके क्षेत्र में काम कीजिए। बैम्बू से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसाम की भूमि बहुत उपजाऊ है, उस पर काम कर रहे हैं। और आज मैं आया, जगह जगह मैं ट्रैवल करता हूँ आसाम में, तो इतनी अच्छी सड़कें हो गई, सारी बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था है और सारी चीज़ है। तो मुझे तो लगता है कि मोदी जी के नक्शे कदमों पर ही चल रहे हैं शर्मा जी। और वो भी 18 घंटा काम करने वाले व्यक्ति हैं, एक सेकंड भी वो जाया नहीं करते। उनका दिन का एक एक सेकंड जो है जन कल्याण हेतु समर्पित है। और राजनीतिक बाध्यताएं देखिए सबकी होती है, राजनीति में जो हैं उनके साथ बाध्यता होगी, और उनको अपने को सर्वाइव करना उनकी पहली आवश्यकता है। अगर वो ऐसे मेजर्स लेंगे जो राजनीतिक ढंग से अपने को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो उसमें फ़ायदा नहीं है, वो आगे फिर पावर में नहीं रहेंगे और फिर वो कुछ भी कार्य कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को सत्ता में बनाए रखना पड़ेगा, तभी लोगों के लिए काम कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शर्मा जी। अंत में आपसे मैसेज लेना चाहूँगा, और साथ ही एमएसएमई जो है विशेष तौर पर किस तरह मदद कर सकता है, छोटे इंडस्ट्री जो बैठा रहे हैं जो लोग, और युवा पीढ़ी को विशेष तौर पर जो उद्योग के क्षेत्र में आज छोटे छोटे इंडस्ट्री बैठा रहे हैं, उनके लिए मैं आपसे विशेष तौर पर मैसेज ले लेना चाहूँगा। देखिए, बड़े उद्योग जो होते हैं उनके अंदर ऑटोमाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आजकल बहुत इक्विपमेंट लग गए, ऑटोमेटिक प्लांट्स आने लग गए, जहाँ लोगों की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। लेकिन हमारे देश की वो आवश्यकता नहीं है। हमारे देश की आवश्यकता है एम्प्लॉयमेंट, सबको रोज़गार देना। तो बड़े उद्योग भी आवश्यक है। बड़े उद्योगों से बड़ा निर्यात होगा, उससे बड़े काम होंगे, भारत की साख बनेगी, राजस्व आएगा। बट साथ ही साथ लोगों को रोज़गार देना, ये देश की आज की आवश्यकता है। तो ये एमएसएमई जो है इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहा है। आज बड़े इसमें 100 करोड़ के अंदर जितना रोज़गार जनित होता है एमएसएमई के माध्यम से 2-3-4 करोड़ में उतने लोगों को काम मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो दोनों साथ साथ चलना पड़ेगा, बड़े उद्योग भी, एमएसएमई भी। जी सर, आपकी जगह उपस्थित हुए और इतनी व्यस्तता के बीच जो हमें समय दिया, काफ़ी जानकारी हमें आपसे लेनी थी और युवाओं को भी प्रोत्साहित करना था आपके ज़रिए, जो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इंटरव्यू के लिए चुना, मेरे पास समय निकाल कर आए, और मुझे बहुत खुशी है। और मैं चाह रहा हूँ कि भाई हमारे युवाओं तक ये बात पहुँचे और वो भी देश के विकास में सहभागी बने। धन्यवाद। और ये थे सज्जन जी भजनका जी, जिनसे हमने थोड़ी बातें करने की कोशिश की। आगे भी कोशिश करेंगे कि आज जो कार्यक्रम विशेष तौर पर आयोजित किया जाएगा उसका दृश्य, उसका कवरेज लेकर आप तक पहुंचाए। आप हमारे साथ बने रहिए, अब देखते रहिए बेगीबार समाचार।